हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन होंगे। तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज करने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आ गया हूं, चैप्टर नंबर 2 यानी कि सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और सिलेबस की वीडियो करा दी है। तो जिसने भी उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा हो वो बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। और एनिमेशन तरीके से तो पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा ही दिया था, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, जो टारगेट कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो वो चैनल पर ही आ जाएं और धूम मचाने वाले हैं हम सभी। आइए तो शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना, तो उसको ही हम आज देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हमारी जो जनसंख्यिकी है उसको देखेंगे कि भारत के अंदर कैसी हमारी जनसंख्या वितरण है, कैसा जनसंख्यिकी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर भारतीय समाज की जनसंख्यिकी संरचना। तो जब भी हम चैप्टर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो भारतीय समाज की जो जनसंख्या की संरचना है उसमें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो पढ़ेंगे हम पहले जनसंख्यिकी का अर्थ, जनसंख्यिकी के प्रकार कि आखिर कितने प्रकार की है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, हमेशा पेपर में इससे जरूर सवाल पूछे जाते हैं। जनसंख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है वो इसमें देखेंगे। भारत की जनसंख्या का आकार और वृद्धि, क्या आकार है और कैसे कैसे उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वो सब देखेंगे। सार्वभौमिक महामारी इन्फ्लुएंजा बीमारी, उसके बारे में भी इसमें देखा जाएगा। और भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, इसको भी इसमें डिटेल में देखेंगे। और भारत में गिरता हुआ लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, भारत की जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो आपकी लेटेस्ट है उसको ही हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सामान्य संकल्पना एवं संकेतक। तो ये चैप्टर के अंदर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यही आपके एग्जाम के अंदर इसके लिए मार्क्स जुड़ने वाले हैं, तो इसी पर हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो आइए शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जनसांख्यिकी है क्या। भारत में तो हम बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना पड़ेगा जनसांख्यिकी है क्या। तो जनसांख्यिकी का जो अर्थ होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। एक नंबर की डेफिनेशन अगर आती है या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो यही आएगा कि जनसांख्यिकी क्या है। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है जनआंकिकी। तो इसका दूसरा नाम जनआंकिकी है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जनसांख्यिकी का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है इसका, जनआंकिकी। इसके अलावा ये एक इंग्लिश भाषा के डेमोग्राफी से बना हुआ है, इंग्लिश भाषा के डेमोग्राफी शब्द से बना हुआ है। अब डेमोग्राफी जो ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा यानी कि यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। जो यूनानी भाषा है उसके दो शब्द हैं, जिसमें आपका क्या है, एक डेमोस और दूसरा है ग्राफीन। तो यानी कि डेमोग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो दो यूनानी भाषा डेमोस और ग्राफीन, ग्राफीन से मिलकर बना है। जिसमें डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग यानी कि पीपल, और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन। तो आपसे यही चीज हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि डेमोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोगों का वर्णन ही डेमोग्राफी कहलाता है। तो एक तो क्या बोला आपको, जनसंख्यिकी का
जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसके अलावा हिंदी में इसका दूसरा नाम जनांकिकी है। यह इंग्लिश भाषा के डेमोग्राफी शब्द से बना है, जो दो यूनानी भाषा डेमोस और ग्राफीन से है, जिसमें डेमोस का मतलब लोग और ग्राफीन का मतलब वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन ही डेमोग्राफी कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसांख्यिकी के प्रकार। तो देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो हमारे 12th लेवल पर है उसके सिर्फ दो ही प्रकार पढ़ने हैं हमें। दो प्रकार कौन कौन से हैं हमारा? तो एक है हमारा आकारिक जनसांख्यिकी और एक है हमारा सामाजिक जनसांख्यिकी। ये दो प्रकार हमें देखने हैं, जिसमें आकारिक जनसांख्यिकी में क्या होता है, हम इसमें मात्रा और संख्या, मात्रा एवं संख्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि कितनी मात्रा है, कितनी इसके अंदर क्वांटिटी है, उसका देखा जाएगा। सामाजिक में हम जब भी बात करते हैं तो हम तीन पहलुओं की बात करते हैं आपकी। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि जब हम सामाजिक जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो हम इन तीन पहलुओं को अध्ययन करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जब आकारिक की बात होती है तो इसमें मात्रा एवं संख्या की बात करते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, जैसे मान लो ये क्या है, हमारा एक समाज का स्ट्रक्चर था, फिलहाल अभी तो नहीं है। ठीक है, तो समाज का स्ट्रक्चर था जिसमें क्या थे, आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, दलित। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था, अगर इनकी संख्या का वर्णन करना है कि ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, शूद्र कितने, दलित कितने, ठीक है, इसकी जगह पर इसमें और क्या हो सकता है, मेल और फीमेल का हो सकता है। ठीक है, कि यहां पर कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, तो जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, कितनी पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, तब तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आकारिक जनसांख्यिकी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब प्राचीन समय में जब इनका अध्ययन किया जाता था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, इन सबकी फिर काउंटिंग देखी जाती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, आकारिक जनसांख्यिकी। और फिर आता सामाजिक जनसांख्यिकी, यानी कि इनका ओहदा क्या है, क्या स्थिति रखते हैं समाज के अंतर्गत, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, वो क्या कहलाता है, सामाजिक जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, गिनती की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तब उसको हम आकारिक जनसांख्यिकी बोलेंगे। और जब उनके स्टेटस, स्थिति की बात करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो हम उसी को बोलते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी। तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इसमें क्या चीज हो रहा है कि राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने का जो प्रचलन है वो कब हो गया, यानी कि काफी पुराना है। और इसका आधुनिक रूप कब से स्टार्ट हुआ है, 18वीं सेंचुरी के अंतिम वर्षों में, यानी कि जब हमारी 18वीं शताब्दी के अंत चल रहा था, उस टाइम पर इसकी क्या करी जाती है, शुरुआत की जाती है। और आपसे फिर पूछा जाता है सबसे पहली जनगणना कहां पर हुई, तो सबसे पहली जनगणना हुई वो हमारे कौन से देश में हुई, अमेरिका में। कब हुई, 1790। देखो वही चीज आ गया, आपको इसी को बोलते हैं 18वीं शताब्दी का अंत। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी का अंत यानी कि 1790 में हुई। सबसे पहले किस में हुई, अमेरिका में हुई। तो अब पूछा जाता है भारत में जनगणना फिर कब से स्टार्ट हुई, तो भारत में जो जनगणना है, जिस टाइम पर भारत क्या था, ब्रिटिश का गुलाम था, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक भारत, उस समय से जनगणना स्टार्ट होती है भारत में। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो होती है 1867 से लेकर 1872 के बीच में, जिसको हम मान लेते हैं 1872 में आपकी सबसे पहली जनगणना होती है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि सिलसिलेवार तरीके से कब से हुई, तो वो हुई थी 1881 से। 1881 से क्या हुआ, हर 10 वर्ष में आपकी जनगणना होने लगी। अगर 1881 के बाद फिर हमारा 1891, इस तरीके से हर 10-10 साल में होने लग गई। जो लेटेस्ट हुई है वो हमारी कब हुई है, 2011 में हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। ठीक है, तो जो सबसे लेटेस्ट हुई है वो 2011 में हुई है। तो आपसे फिर यहीं पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपकी अब तक जनगणना की बात हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कब हुई है, 1880
वन में, सिलसिलेवार की तरीके से बात कर रहा हूं मैं। फिर हमारी कब हुई 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, फिर 1941, फिर 1951, फिर 1961, 1971, 1981, 1991, फिर 2001, 2011। तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक हमने कौन सी करी थी 1872। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो आप क्या दोगे आंसर? 15। ठीक है। और क्वेश्चन क्या होता है, पिछली बार भी जब मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज कराई थी, जो पिछले 12th पास आउट हो गए बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया सोशियोलॉजी में, तो उसमें क्या हुआ, उनसे फिर मैंने एक क्वेश्चन यही पूछा था कि आजादी के बाद से भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तब भी वो सब 15 दे रहे थे। नहीं, उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका अलग होगा। आजादी कब हुई हमें? यहां पर मिली है हमें आजादी 1947 में। तो उसके बाद हमारी पहली जनगणना कब है? 1951 में, यानी कि यहां से लेकर हमारा यहां तक तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आजादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कितनी जनगणना हो चुकी है? तो वो हुई है 7। दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान में रखना है हमें। अगर पूछा जाए अब तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो वो 15 बार हो चुकी है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी बार हुई, तो वो 1881 से हुई। सबसे पहली कब हुई? तो वो 1872 में हुई। और आजादी के बाद से अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो लास्ट हमारी जो रही है लेटेस्ट, जो 2011 की रही है, तो वो अब तक कितनी हो चुकी है? हमारी 7 हो चुकी है। तो आई होप आपके माइंड में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, जितना भी है उस चीज को मैंने यहां पर कवर कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें आता है हमारा जनसांख्यिकी आंकड़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपकी विद्यालयों को क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें आखिर ये जनसांख्यिकी क्या करना है हमें जनसांख्यिकी का पढ़ के, क्यों पढ़ना है हमें जनगणना के बारे में? तो उसके पीछे का रीजन है क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें पता चलेगा डेवलपमेंट कहां पर करना है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी आंकड़े क्या होता है? राज्य की नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि सरकार या फिर जो हमारा राज्य है वो किस तरीके की नीतियां बनाएगा, किस तरीके के जो लोग हैं हमारे लिए, वो उनके लिए क्या बेहतर कर पाए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुल आबादी कितनी है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, कितने लिंगानुपात चल रहा है हमारा, इन सबकी हमें जानकारी होगी, तभी हम अपने देश में विकास की बातें कर पाएंगे। इसके अलावा जनसांख्यिकी आंकड़ों में सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और उन्हें कारण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जब क्या करते हैं, तो हमें कौन से विकास पर खर्च करना है, कहां पर पुल बनाने हैं, कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है, कितने फ्लाईओवर की जरूरत है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, तो कितने रोजगार की जरूरत है। ये सभी कहीं ना कहीं हमारा जन कल्याण संबंधी जो नीतियां हैं, ठीक है, उनमें शामिल हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें पता होगा, जब भी तो कर पाएंगे कि हमारे को कितनी है। इसी वजह से हमें जनसांख्यिकी, जनगणना, इन सबकी जरूरत होती है। इसके अलावा संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों की सीटों का निर्धारण भी इन्हीं कारणों के जरिए किया जाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कितनी सीट है, अब जो सीटें पहले थी क्या आज भी उतनी ही रहनी चाहिए? क्या जनगणना उतनी ही है? जनसंख्या तो हमारी बढ़ती जा रही है, तो उसके अनुपात में हमारा संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनकी सीटों में भी क्या होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंतर्गत देखा जाएगा। पंचायत और जो अन्य स्थानीय निकाय होते हैं उसके अंदर फिर हमें सीटों को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जनसांख्यिकी की या फिर जनगणना के आंकड़ों की। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला चैप्टर, देश के विकास के लिए, देश की संसदीय व्यवस्था, हमारी जो कार्यपालिका या फिर कह सकते हैं जो विधायिका है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, स्थानीय शासन है, उन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये चीज। इसके अलावा स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन कि मानव को एक संसाधन के तौर पर जब यूज किया जाता है, जनसांख्यिकी संस्कृति और आर्थिक संरचना की स्थिति पर बुनियादी आंकड़ा प्रदान करती है कि सभी लोगों की, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा क्या है, विविधता है,
इतनी ज्यादा विविधता है कि मैं मैक्सिमम कहता हूं कि हर 50 किलोमीटर पर क्या होता है, हमारी संस्कृति चेंज हो जाती है, खान पान चेंज होता है, वेशभूषा चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। तो उसके लिए जब इतने प्रकार के हमारे पास में विविधता भरे देश में लोग हैं, तो उसमें हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए सबके बारे में कि कौन कितने नंबर में है, क्या उनकी सामाजिक है, तभी तो उनके लिए बेहतर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर है हमारा देश स्तरीय और राज्य स्तरीय आंकड़े। यानी कि आंकड़े हमारे दो तरीके के देखते हैं, एक होता है पूरे देश में स्तरीय आंकड़े देखे जाते हैं और एक राज्य स्तरीय आंकड़े, यानी कि एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने साक्षर हैं। ठीक है, कहां पर शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, कहां पर शिशु मृत्यु दर कम है, कहां पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अच्छी हैं, कहां पर खराब है, कहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, कहां पर उसको और अच्छा करने की जरूरत है। ये सभी कहीं ना कहीं देश स्तरीय और राज्य स्तरीय आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें फिर क्या और देखा जाता है, तो प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु के मामलों की संख्या, यानी कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं 1000 पर। मृत्यु दर अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आंकड़े को जोड़कर तैयार किया जाता है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दोनों को ही हम जब जोड़ देते हैं तभी जाकर हमारे को राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर यानी कि देश स्तर पर हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं। मृत्यु दर अपने आप में एक सामाजिक प्रघटना होती है, यानी कि मृत्यु दर एक सामाजिक है, ऐसा कोई नहीं है कि जो अमर होकर आ गया। जब जन्म लिया है तो उसमें मृत्यु भी संभव है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे कि हम तो मरेंगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इसको सामाजिक स्तर पर देखना चाहिए। मैंने आपको आकारिक और सामाजिक दोनों बताए थे, तो उसी में तो आपका मृत्यु सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक बहुत बढ़िया समाजशास्त्री जिनका नाम था एमिल दुर्खीम, उन्होंने बोला कि आत्महत्या की दर, यही आपसे एज इट इज पेपर में पूछ जाएगा किन समाजशास्त्री के अनुसार ये चीज है, तो आंसर होगा एमिल दुर्खीम जिन्होंने ये बात कही। तो आत्महत्या की दर यानी कि कितने 1 लाख की जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या कि यानी कि 1 लाख पीपल पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है वो देखना है। कुछ सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना ही जरूरी है। ये किसने बोला है, आपके एमिल दुर्खीम ने बोला है। चाहे वो कह रहे हैं कि आत्महत्या के प्रत्येक मामले में आत्महत्या का कारण कुछ भी हो, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए पूछ रहा है, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, लेकिन उसका अध्ययन हमेशा कैसा होना चाहिए, सामाजिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें मिलेगा, जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। तो इसी के अंतर्गत हमसे पूछा जाता है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 नंबर के भी बनते हैं और पूरा का पूरा जो आपका 3 नंबर का है वो भी बनते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो माल्थस है उनका पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसके अलावा ये क्या थे, एक अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अंग्रेज ही थे, यानी कि आपसे पूछेगा कौन से देश से बिलोंग करते थे, तो ये आप हमेशा लंदन यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। जन्म इनका 1766 में हुआ, मृत्यु 1834 में हुई। तो इन्होंने एक एसे लिखा था, ये भी पूछा जाता है ये किसका संकलन है, तो ये था इसका नाम एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी है आपका, ये भी आ सकता है एसे ऑन पॉपुलेशन, तब भी आंसर रहेगा, या फिर पूरा आ जाए एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तब भी ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस का ही सिद्धांत था। ठीक है, इसी के अंतर्गत बताते हैं कि आखिर किस तरीके से माल्थस का जो जनसंख्या का वृद्धि का सिद्धांत है वो इसी में बताया जाता है। अब इसके अलावा माल्थस जी ने क्या हुआ था, कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय वहां से शिक्षा प्राप्त करी थी, और ये ईसाई पादरी का प्रशिक्षण भी इन्होंने लिया था। इसके अलावा उन्हें बाद में क्या हुआ, लंदन के पास हैलीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। देख रहे हो क्या चीज है हमारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉलेज था, इसमें इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय की प्रशासनिक भारतीय सेवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस के भावी अधिकारियों के केंद्र में था। यानी कि जो भी आने वाले फ्यूचर में अधिकारी होते थे वो उसके लिए जाना जाता था। तो ये तो था थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में। आखिर अब बात करते हैं हम उनके सिद्धांत के बारे में, जो उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, तो देखो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, उसमें वो बताते हैं हमारे को दो टाइप से, जिसमें वो पहली बात करते हैं जनसंख्या का विस्तार, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है, जो विस्तार हो रहा है उसका, वो किस पैमाने पर हो रहा है। तो वो उसको क्या बताते हैं, ज्यामितिक रूप से बताते हैं। किस रूप से बताते हैं वो, ज्यामितिक रूप से बताते हैं। तो वो हमेशा याद रखना, ज्यामितिक रूप से बताते हैं। तो ज्यामितिक रूप से बताते हैं, जिसमें वो 2, 4, 8 क्या हुआ, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, यानी कि आप क्या देख रहे हो, दुगने की स्पीड में बढ़े जा रहे हैं। यानी कि 2 से 4 जनसंख्या ऐसे ही बढ़ रही है, 2 थे, 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128, 256, इस तरीके से डबलिंग फॉर्म में बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं ज्यामितिक रूप से, यानी कि जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिर वो बोलते हैं कृषि उत्पादन कैसे हो रहा है, दो ही तरीके बता रहे, जनसंख्या वृद्धि और कृषि उत्पादन। तो कृषि उत्पादन कैसे हुआ है, तो वो बताते हैं गणितीय या समांतर रूप से हुआ है, यानी कि अराइथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह। जैसे कैसे कृषि में कैसे बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे। तो दोनों में गैप देखने को मिल रहा है या नहीं, क्या लग रहा है, यहां पर जनसंख्या जब 2 थी, 4 तो 4, यहां पर जैसे ही जनसंख्या 8 हुई, कृषि व्यवस्था हमारी जो था वो 6 पर रही। जहां ये 16 पर, ये 8, 32, 10, तो इसके बीच में जो देख रहे हो आप 16 से 256, ये जो गैप देखने को मिला, जो हमें इतना ज्यादा गैप देखने को मिला, ये यही क्या बताते हैं, वो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में इन चीजों की बात करते हैं। तो अब इसी के पीछे वो क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी कृषि व्यवस्था या फिर खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है, उसकी दुगनी तेजी में क्या बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, वो वही कह रहे हैं कि माल्थस के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन जैसे भोजन, कपड़ा और अन्य कृषि उत्पादन बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे दुगनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए मनुष्य क्या रहता है, सदैव ही गरीब की हालत में रह जाता है, यानी कि वो गरीबों की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है। इसी वजह से कह रहे गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास में खाद्य उत्पादन उतना है नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं वो चीज नहीं हो पा रही और जनसंख्या उस तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी जब तक ये कारण रहेंगे। ये कौन कह रहा है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए माल्थस का मानना था कि समृद्धि को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की वृद्धि को क्या करा जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए, यानी कि जो जनसंख्या रैपिड तरीके से बढ़ रही है उसको नियंत्रण में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उनकी इस बात का खंडन किया गया, किसने, उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के इसी विचार की क्या करी, आलोचना करी, और उन्होंने क्या बोला कि जो गरीबी का कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो आलोचना, जो यानी कि माल्थस कह रहे थे कि जनसंख्या जो गरीबी का कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, तो वो उसकी आलोचना उन्होंने करी थी माल्थस के इस वाले सिद्धांत की।
उन्होंने बोला गरीबी ये सामाजिक रूप से है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ही आ रही है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जाएगा किसने माल्थस के विचार की आलोचना करी थी, तो उदारवादी और मार्क्सवादी ने करी थी। फिर है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ये भी माल्थस ही बता रहे हैं, दो तरीके से बताते हैं वो। एक बताते हैं कृत्रिम निरोध और दूसरा प्राकृतिक निरोध, यानी कि प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। प्रिवेंटिव कैसे कह सकते हैं वो, तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने बताए हैं। उन्होंने बोला पहले बड़ी उम्र में विवाह करिए, यानी कि उन्होंने क्या बोला, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। भाई जो बाल विवाह हो रहा था तो उसी को रोक देंगे, तो बाल विवाह यानी कि बड़ी उम्र में विवाह। इसके अलावा सेकंड उन्होंने क्या बोला, अच्छा चलो यहीं से मेरे को याद है, भारत में कितनी एज कर रखी है, ठीक है ना, तो क्या कर रखी है, पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18। ठीक है, तो इसी वजह से है। दूसरा यौन संयम रखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। ये है कृत्रिम, जो लोगों को अपनाने चाहिए। फिर वो दूसरा बताते हैं प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति कैसे जनसंख्या को नियंत्रित करती है, अकाल, सूखा, बाढ़, यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा के जरिए उसमें जान माल की हानि हो रही है, तो वो उस तरीके से होगा। इसके अलावा महामारियां आ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से इसको कंट्रोल में जनसंख्या को किया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है जनसंख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत में क्या क्या है, तो इसमें कह रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है, यानी कि जो इसमें बात कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास के जितने भी स्तर हैं उन सभी से जुड़ी होती है। प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास में जनसंख्या वृद्धि होती है एक निश्चित जरूर स्वरूप होता है, उसी का अनुसरण करता हुआ चलता है। तो ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण बताए हैं, इसको ढंग से याद कर लो। कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। पहला, समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उस समाज में होगा जहां पर अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से जो पिछड़ा होगा राज्य, वहां पर होगा। इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है, यानी कि मृत्यु भी तेजी से हो रही है, जन्म दर भी तेजी से हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आता है, यही आपसे उठा के पूछेगा, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में बहुत ऊंची किसमें होती है, तो जनसंख्या वृद्धि का कम होना। इसी वजह से इसमें दोनों मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का अंतर हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जितनी मृत्यु हो रही है उतना फिर जन्म हो जाता है, जन्म हुआ मृत्यु हो गई, इसी वजह से हमेशा अंतर क्या रहेगा, नीचा रहेगा। फिर आता है सेकंड, जनसंख्या वृद्धि की दर का बहुत ऊंचा होना। इसमें क्या होता है, समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। जो पिछड़ी अवस्था से उन्नत में जाता है, इस अवस्था को संक्रमणकाली चरण भी कहा जाता है। एक नंबर पूछेगा किस अवस्था को संक्रमणकाली चरण कहा जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि दर जिसमें बहुत ज्यादा ऊंची होती है। इसमें क्यों होता है, मृत्यु दर, रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीके होते हैं। इसी वजह से क्या कर लिया जाता है, जो मृत्यु दर होती है उसको कम कर दिया जाता है, इसी के द्वारा तेजी से नीचे ला जाती है, और इसे ही फिर क्या बोल दिया जाता है, जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि मृत्यु हो नहीं रही और जन्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, यानी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, उसको ही बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। ये देख सकते हो डायग्राम से, ये रही हमारी पृथ्वी, इस तरीके से मान लो जनसंख्या विस्फोट, देख लो जहां जाओ वहीं पर भीड़ ही भीड़। ठीक है, तीसरा हमें मिलेगा अंतिम चरण में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है। ये कहां पर होती है, ये हमेशा विकसित समाज में होगी। विकसित समाज में देखना वहां पर हमेशा क्या रहेगी, जनसंख्या कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इस क्योंकि मृत्यु और जन्म दर दोनों ही काफी कम होती है। मृत्यु दर भी वहां पर कम होती है और जन्म दर भी कम होती है, वहां पर भी जन्म हो ही नहीं रहा। ठीक है, ना के बराबर जिसको कह सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि बयान पे बोल दिया तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, मृत्यु और जन्म दर के बीच अंतर बहुत कम रहता है। ठीक है, तो वो चीज, और अंतर किसमें ज्यादा रहता है, तो वो हमारा सेकंड वाले में रहता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर आता है हमारा टॉपिक, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। आखिर ये जनसंख्या विस्फोट का मतलब है बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ जाना।
उसको बोलते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण है अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा के कारण भी क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो वो अशिक्षा के कारण भी देखने को मिलता है। अशिक्षा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा। सेकंड है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। परिवार जो नियोजन है उसके प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता देखने को मिलती है, यानी कि कोई चाहता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग करे। और जब चाहेगा ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग करे तो फिर क्या होगा? जनसंख्या तो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तीसरा अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास भी मान लेते हैं हम कि यार ठीक है ज्यादा ज्यादा करेंगे तो यही चीज मान लिया जाता है। जैसे क्या होता है अंधविश्वास में? आप कह सकते हो कि जिसमें कि हमारे पास जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा फिर काम कर पाएंगे। ठीक है, काम करेंगे उतना पैसा आएगा, वो इस तरीके से भी चलता है। ठीक है, और चौथा है सरकार की गलत नीतियां। ठीक है, तो कई बार सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे क्या होता था पहले, बोल दिया जाता था कि अगर आप 6 बच्चे पैदा कर रहे हो तो सरकार की तरफ से आपको क्या मिलेगा? राशि मिलेगी, है कोई भी राशि हो सकती है, यानी कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार के लिए लोग अब क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो पैसा मिलेगा। इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बाकी क्या हुआ? चीन ने अपने देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया था? 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, तो फिलहाल भारत में भी इसी चीज की जरूरत है। तो ठीक है, फिर आता है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हुआ कि सर जनसंख्या तो बढ़ गई, इससे घाटा क्या हो रहा है? ये घाटा हो रहा है, देखो भाई, पहला देश के संसाधनों पर दबाव आ गया। देश के संसाधनों पर दबाव का मतलब क्या चीज है? जितने भी संसाधन है अब उस पर क्या हो गया? ज्यादा लोगों का अधिकार हो गया। जैसे मान लो क्या हुआ कि हमारे पास में कोई एक संसाधन है। ठीक है, अभी घर में मेंबर कितने हैं? मान लो 2 हैं तो क्या होगा? हाफ हाफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यही चीज क्या हो गया? 3 हो गए तो कुछ और कम हो जाएगा, 4 हुए तो और भी कम हो जाएगा, 5 हो गए तो क्या होगा? एक टाइम के बाद में फिर हमारे पास में सिर्फ एक एक बाइट मिलेगी, यानी कि टुकड़ा मिलेगा खाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो देश के संसाधन, क्योंकि संसाधन हमारे पास में क्या है? सीमित है, और लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित है। ठीक है, तो सेकंड है जीवन स्तर में गिरावट आ जाएगी। कम जनसंख्या होगी तो अच्छा पहन पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, अच्छा रोजगार कर पाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो उसके जीवन स्तर में गिरावट आ जाएगी। थर्ड, गरीबी में बढ़ोतरी हो जाएगी। मालथस बोलकर गए थे, गरीबी में बढ़ोतरी। ठीक है, चौथा, देश के विकास में भी बाधक है। हम कितने ही फिर स्कूल बना लें, कितने ही हॉस्पिटल बना लें, कितने ही फ्लाईओवर बना लें, वो फिर क्या होगा? एक टाइम के बाद में, क्योंकि इधर से जनसंख्या बढ़ी जा रही है तो वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, चौथा, खाद्य पदार्थ में कमी आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल ये देकर समझाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, फिर हमारा आता है सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। जितनी भी अधिकांश जनसंख्या होती है उसके संकल्पनाओं की जो दर होती है, तो जो दर है, दरों या अनुपातों में के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसमें हम क्या होता है? 2 संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे एक खास आंकड़ा होता है जिसकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती है, कि कोई एक क्षेत्र होता है, जो मैंने आपको बताया था, राज्य स्तर, देश स्तर। ठीक है ना, तो कोई भी एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई ले लेते हैं और उसके अंदर हम जनगणना देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। दूसरी संख्या क्या होता है? तुलना के लिए मानक का काम करती है, कि हमने जब एक हमने ये स्टेट लिया, एक हमने कोई भी ये एक इकाई ले ली प्रशासनिक। ठीक है, और फिर क्या करा? एक तो हमने इसका काउंटिंग कर ली, इसमें क्या स्थिति है, और दूसरा फिर क्या करना है? इसमें कंपैरिजन करना, तुलना कर रही है कौन ज्यादा अच्छा कौन कम है, किसमें हमें सुधार की जरूरत है, ये भी देखना है। ठीक है, उदाहरण जैसे जन्म दर, प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित जन्मों बच्चों की संख्या कितनी है, कि 1000 बच्चों ने जन्म तो लिया लेकिन उसमें बच्चे कितने, जीवित कितने रह पाए, ये एक उदाहरण है दोनों एग्जाम्पल का। ठीक है ना, जिसमें खास आंकड़ा है यानी कि 1000 की जनसंख्या, और तुलना करने के लिए कि आखिर बच्चे कितने, जन्म लिया 1000 बच्चों ने तो उसमें जीवित कितने रह पाए, ये चीज है। ठीक है, ऐसे ही मृत्यु दर भी एक ऐसा ही आंकड़ा है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
ठीक है। जैसे क्या हुआ, प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जो अभी हम 3 चरण देख कर गए, ठीक है ना, उसी में होता है कि जन्म दर क्या है और आपकी मृत्यु दर के बीच का अंतर कितना है। ऐसा तब होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है, तब होता है कि जनसंख्या हमारी क्या हो गई है, अब स्थिर हो गई, अब ना ज्यादा तेजी से जन्म ले रहे हैं, ना ज्यादा तेजी से इसमें मृत्यु देखने को मिल रही है, उसको बोलते हैं जनसंख्या स्थिरीकरण। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने वृद्धि लोग मरते हैं, उनका रिक्त स्थान भरने के लिए उतने ही बच्चे नए पैदा हो जाते हैं। यानी कि मान लो क्या हुआ, किसी देश के अंदर या किसी भी भौगोलिक इकाई के अंदर 100, चलो 1000 पे लेते हैं, 1000 जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है ना, उनमें से मान लो कि 500 की अगर मृत्यु हुई और 500 ही नए बच्चों ने जन्म ले लिया, तो यह क्या हुआ, इसकी जो जगह खाली हुई इसको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि नए बच्चों के कारण। तो इसी को बोलते हैं रिक्त स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि दर प्रतिस्थापन दर से हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। इसी में और भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो सीधा फैक्चुअल पॉइंट है, उन चीजों को वहां पर देखूंगा। अब आता है हमारा भारत की जनसंख्या का आकार और वृद्धि। तो भारत की जनसंख्या का आकार और वृद्धि क्या है, तो देखो जो हम जो डेटा ले रहे हैं, मैंने आपको पर बताया था 2011 की जनगणना सबसे लेटेस्ट हुई है, तो उसी के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। मैं ये बात कर रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहले पर कौन था, चीन, और दूसरे पर भारत। कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, 121 करोड़, ठीक है। अगर आज की बात करूं 2024 चल रहा है, तो उसमें भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, नंबर 1 पर भारत आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें 2011 के अनुसार ही लिखना है, तो दूसरी सबसे बड़ी आपकी जनसंख्या वाला देश है भारत 2011 के अनुसार। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये हमें पूरा दे रखा है 1901, 1911, 1921, 2011 तक, ठीक है। तो इसी में दे रखा है 1901 से 1951, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमें क्या देखना है। तो इसमें हमने देखा होगा, देखना 1901 में जनसंख्या ये 11 में 0.56, फिर माइनस में गई है, और हमने यहां पर क्या देखा है 1951, यानी कि ये, तो 1951 में क्या देख रहे हैं, और 1941 में 1.33, तो यानी कि 1.33 से ज्यादा तो नहीं गई है, यहां पर तो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद कम ही हुई है। तो यही चीज है आपका कि 1.33 से ज्यादा नहीं गई है 1951 तक, जो एक क्या होती है, साधारण वृद्धि दर होती है, कि इतना वृद्धि दर तो चलता ही है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। और फिर आता है हमारा 1911, 1911 से, ठीक है, तो 1911 से लेकर 1921, यानी कि ये वाला 2 टाइम पीरियड देखोगे, ठीक है। तो इसके जो हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखो नेगेटिव में है, यानी कि ऋणात्मक रूप से हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहां पर 0.56, यहां पर -0.3 है, ठीक है। और जिसका कारण क्या हुआ था, 1918-19 में जो एक बीमारी आई थी इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से ये क्या हुआ, गैप हमें माइनस में देखने को मिला। आपसे यही पूछा जाएगा 1911 से जो 21 के बीच की जनगणना है, उसमें ऋणात्मक रूप से परिवर्तन आया, ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम पर एक बीमारी आई थी इन्फ्लुएंजा महामारी, उसकी वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला था, ठीक है। ऐसे ही लगभग 1.25 करोड़ लोगों, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के 5% मौत की मुंह में चले गए थे 1918 से 19 की जो महामारी आई थी उसमें। ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृद्धि दर में काफी बढ़ोतरी हुई, 1961 से 81 के दौरान 2.2% पर पहुंच गई, 1961 से लेकर 1981 में। तो ये वाला आंकड़ा देखना, आपको कितना दिख रहा है, 2.2, ठीक है, यहां तक ये चीज पहुंच गई। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो आप, जो ये है जन्म दर, इसको देख सकते हो आप, ये रहा, ये क्या है, हमारी जन्म दर, ठीक है। और ये वाली लाइन है मृत्यु दर,
ठीक है, तो ये जन्म दर, ये मृत्यु दर। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां देखो, यहां पर जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो जो ये वाला टाइम पीरियड है, यहां पर तो देख रहे हो आपको जन्म दर मृत्यु दर सेम है, लेकिन उसके बाद से आप क्या देख रहे हो, जन्म दर भी नीचे आ रही है और मृत्यु दर भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो यानी कि भारत की जो बात हो रही है वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वो क्या है, अकाल है, महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, इनमें महामारियों की रोकथाम संभवतः अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि जो महामारियां थी हमने उसको रोक लिया। जब महामारियों में जो नुकसान होना था, जो मृत्यु होनी थी, उसको हमने रोक लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। ठीक है, तो अब आता है कि अकाल पड़ने के कारण क्या होते हैं। तो अकाल पड़ने के जो व्यापक रूप से बार बार आते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि पहला वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई जब बारिश होगी तभी जाकर तो अकाल कम होगा, तो ऐसा नहीं हो पा रहा। खेती की उपज कम होना, खेती उपज ही नहीं हो रही, तो इसकी वजह से अकाल पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त साधन ना किए जाने के कारण भी अकाल पड़ते थे। ठीक है ना, इस कारणों से क्या पड़ते थे, अकाल पड़ते थे भारत के अंदर। तो ऐसे ही हमारे राइटर अमर्त्य सेन और उनके साथ जो अन्य विद्वान रहे, उन्होंने क्या बताया कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं, बल्कि हकदारी की पूर्ति का अभाव, भोजन खरीदने या और किसी तरीके से प्राप्त करने की लोगों की क्षमता के कारण ही अकाल पड़ते रहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, हकदारी पूर्ति का अभाव बताते हुए उन्होंने इसको बताया। तो उन्होंने फिर इसका समाधान भी दिया। समाधान क्या दिया कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भूख और भुखमरी का समस्या के समाधान के लिए क्या करा, मनरेगा, ठीक है, जिसको वो इस तरीके से भी दे देता है, मनरेगा, या फिर कई बार वो क्या देता है, नरेगा भी दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कानून को बनाया उन्होंने, नामक कानून बनाया, नमक नहीं। ठीक है, तो नामक कानून बनाया जिसमें आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो देखो, एम से महात्मा गांधी, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, रूरल यानी कि ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब का है, ये 2005 का, जिसमें क्या बोला गया कि कम से कम 100 दिनों का आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा सरकार की तरफ से, जो भी इसका होगा। शहरों में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में है। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे, नरेगा बोलते थे, सिर्फ नरेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो बन गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो 2005 का है, 100 दिनों का इसमें कम से कम काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए ये शुरुआत की गई थी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य हैं जिसमें कुल प्रजनन दर जो कि कितनी है, 1.7 है 2016 में, तक नीचे लाने में सफल हुए हैं। यानी कि इन राज्यों में क्या हुआ है, जो मृत्यु दर है वो, जो कुल प्रजनन दर है वो कम देखने को मिली है। इन राज्यों में औसतन महिला 1.7 बच्चे ही पैदा करती हैं। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक जन्म दर किसमें है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, यही पूछा जाएगा। ठीक है, जन्म दर किसमें, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में कितना, 25.9%, ये आंकड़े याद रख लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और बिहार में 26.4% है ये। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2041 तक भारत की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग ये राज्य बढ़ा सकते हैं। यानी कि पूरे भारत की पॉपुलेशन, पूरे भारत की जनसंख्या, और 2041 तक इन राज्यों में आधी पॉपुलेशन निवास कर रही होगी, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा पार्ट 1।
इस जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा और उसमें ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो 2 पार्ट में ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।